मेरे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम मजे से एक एक करके सारा कंप्लीट करते हुए हम लोग अपना कोर्स आगे आज से बढ़ाना चालू करेंगे। ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर अपना कोर्स कब स्टार्ट होगा। देखो बच्चों, अभी काफी समय है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ऐसा नहीं है कि हम लोग लेट हो गए हैं, बिल्कुल अपने समय पर हैं, बिल्कुल एकदम टाइम पर हैं, एकदम। अब लेकिन आज से जुट जाना है, अच्छे तरीके से बस जुट जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल एकदम स्टार्ट से, एकदम स्टार्ट से। यहां पर जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन, उससे हम लोग स्टार्ट करते हुए आगे सीरियल बाय सीरियल बढ़ेंगे। कोई आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, एक साइड से बिल्कुल निपटाते हुए चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि आप लोग केवल सप्ताह में 4 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन अपना रिवीजन करेंगे। संडे मानी संडे, उसमें भी आप रिवीजन करोगे, थोड़ा बहुत मस्ती और खेलोगे भी। तो बच्चों बता दें कि आपको सोमवार और मंगलवार 2 दिन तो ये पढ़ना है। बुधवार को गैप आपका है, आपके पास क्लास उसका नहीं होगा। और इसके बाद में बृहस्पतिवार और गुरुवार मतलब शुक्रवार को ये भी आपके 2 क्लास होंगे। तो कुल मिला के सप्ताह में 4 आपके क्लास हुआ करेंगे। इनमें आपको बिल्कुल नियमित रूप से 9 बजे उपस्थित होना है। 9 बजे आपका ये क्लास निश्चित रूप से हर ये 4 दिन जो हमने बताए हैं, इन चारों दिन आपको सप्ताह में क्लास मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और निश्चित रूप से आप परेशान ना हो। अगर हमारा कोर्स कुछ पीछे आगे दिखाई देगा तो बच्चों हम फिर इसके हिसाब से अपने जो गैप वाले हमने बताया ना कि एक बीच में बुधवार को क्लास नहीं आएगी, फिर इसके बाद सैटरडे संडे को भी क्लास नहीं आएगी। अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमारा कोर्स थोड़ा पीछे जा रहा है तो हम फिर उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। कतई परेशान ना हो, बिल्कुल एकदम आसान से, एकदम अच्छे तरीके से, मन से आपका बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बस बने रहें एकदम नियमित रूप से। उस हिसाब से जो हमने आपको शेड्यूल बताया है उस हिसाब से आप प्रतिदिन अपने क्लास को अटेंड करते रहें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे पहले संबंध और फलन। हालांकि संबंध और फलन की अगर बच्चों बात बताएं तो संबंध और फलन का ये चैप्टर जो है ना, वो आपने क्लास 11वें में पढ़ा है। उसका थोड़ा वहां पे बेसिक था, यहां पर थोड़ा सा एडवांस में हम पहुंचेंगे। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि फलन जो संबंध है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके जो फलन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद में यहां पर जो संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन, फलनों का संयोजन जिनको कहें, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद में द्वैहाधारी संक्रियाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। कुल मिला के मोटा मोटी 4 टॉपिक हमें यहां पर पढ़ना है, 4 टॉपिक। ठीक है, बहुत ही यहां पर मजेदार ये चैप्टर है बच्चों, बहुत ही मजेदार चैप्टर। होता यह है कि अक्सर टीचर स्टार्टिंग करते हैं कहीं दूसरे या तीसरे चैप्टर से। ठीक है, इसको कहीं बाद के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अभी आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड है, बिल्कुल आप एकदम पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। तो आप जब अगर यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि यहीं से पढ़ाना चाहिए। जहां कोई नहीं पढ़ा रहा है हमें वहां से पढ़ाना चाहिए। तो बच्चों हम यहां से स्टार्ट करेंगे और फिर सीरियल बाय सीरियल एकदम बढ़ते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, तो बता दें कि भाई संबंध क्या होता है। थोड़ा सा पहले बच्चों बेसिक ले जाएंगे, मानी क्लास 11 की ओर आपको ले जाएंगे, क्लास 11 की ओर आपको थोड़ा ले जाएंगे। तो क्लास 11 में कुछ बातें जो आपने पढ़ी हैं उनको थोड़ा से रिकॉल करा दें, केवल 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। और फिर इसके बाद में हम लोग क्लास 12 पर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों बताएं कि अच्छा बताओ कृमित युग में क्या होता है, कृमित युग में क्या होता है। कृमित युग आपने देखा ऑर्डर पेयर जिसको कहते हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर बनते कैसे हैं, पहले तो आप ये समझो कि अगर आपके पास 2 समुच्चय दिए जाएं, कोई 2 समुच्चय दिए जाएं, तो उनका हम कार्तीय गुणन कैसे ज्ञात करते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 समुच्चय, कोई 2 समुच्चय कैसे हो, अरिक्त समुच्चय हो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बच्चों, एक हमारे पास कोई समुच्चय है ए और इसके कोई 2 3 एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 है। कोई एक समुच्चय है ए और इसके अवयव कितने हैं, 3 अवयव, जिसको हमने लिख दिया 1 2 3। ठीक है, 3 अवयव ये ए समुच्चय के हैं। एक कोई और समुच्चय है बी, जिसके हम अवयव मान लेते हैं ए कोमा बी, चलो ये 2 मान ले, चलो 3 मान लेते हैं, 3 इसके भी 3 अवयव हैं। ठीक है,
हमने कोई दो अरिक्त समुच्चय लिए ए और बी, इन दोनों का कार्तीय गुणन आपसे कोई पूछता है बच्चों, कार्तीय गुणन क्या होता है, तो हमें क्या बताना है, कार्तीय गुणन बराबर क्या होता है भाई बताओ। कार्तीय गुणन कैसे करते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा है। कार्तीय गुणन का मतलब ये होता है कि भाई इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चों, इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी। कार्तीय गुणन का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी लिखते हैं। और इसको देखो इस प्रकार से याद करो, क्लास 11 में जो पढ़ा है आपने। और अगर देखो बच्चों नहीं पढ़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 11 में भी अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसी के लिए तो हम ये बेसिक पढ़ा रहे हैं कि क्लास 11 वाला भी आपको बता दें, जिससे कि हमारा यहाँ पर काम चल जाए। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो कम से कम हमें पता होना चाहिए जिसकी हमें यहाँ पर जरूरत है क्लास 12 में। ठीक है, इतना हम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि एक समुच्चय ये ए है और ये समुच्चय कोई बी है, और इस समुच्चय ए के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 हैं, और यहाँ समुच्चय बी के जो एलिमेंट हैं वो ए बी सी हैं। इतनी बात ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां से ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं, मतलब ए और बी का जो कार्तीय गुणन होता है वो कितना, कैसे निकालते हैं बच्चों, इस प्रकार से देखो, ए 1 ए मतलब 1 ए 1 बी और 1 सी, मतलब एक ए से संबंधित है, एक बी से संबंधित है, एक सी से संबंधित है। तो इस प्रकार से ए ऐसे आपको लिखना है, देखो 1 ए 1 बी 1 सी, इस प्रकार से देखो 1 ए 1 बी 1 सी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये दो भी इससे संबंधित हो सकता है। इस प्रकार से देखो 2 ए 2 बी और यहां से 2 सी लिख दें। और इसी प्रकार से देखो 2 ए यहां लिख सकते हो, 2 बी और ये आपका 2 सी। इसी प्रकार 3 ए 3 बी और 3 सी लिख सकते हैं। 3 ए और 3 बी और यहां से हम 3 सी लिख लें। तो बच्चों ये हम देखो यहां पर हमने कृमित युग्म में बना लिया। ए क्रॉस बी मतलब कार्तीय गुणन जो हमने बनाया, ए क्रॉस बी निकाला, वो देखो ध्यान दें यहां पर ये लिखे, इनको बच्चों हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, मानी कृमित युग्म कहते हैं, है ना। यहां पर जो पहला अवयव है वो काहे से है, समुच्चय ए से है, और जो दूसरा अवयव है कृमित युग्म जो बने हैं, कृमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय ए से है, और ये दूसरा अवयव कहां से है, समुच्चय बी से है। कोई भी कृमित युग्म उठाओ, कोई भी कृमित युग्म, जैसे हम यहां पर लें, इसमें भी आप देख सकते हो जो पहला अवयव है वो समुच्चय ए से है, और ये दूसरा अवयव है वो समुच्चय बी से है। चाहे आप कहां देखो, यहां भी देख सकते हो ये पहला अवयव कहां से है, समुच्चय ए से है, और ये दूसरा अवयव कहां से है, समुच्चय बी से है। तो बच्चों इस प्रकार हम यहां पर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी लिखते हैं। और ये देखो क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो आपका कृमित युग्म कहलाता, ये कृमित युग्म के रूप में होता है, ऑर्डर पेयर के रूप में ए क्रॉस बी होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अच्छा भाई ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई कृमित कार्तीय गुणन क्या होता है, और कार्तीय गुणन के साथ साथ हमने आपको ऑर्डर पेयर भी बताने की कोशिश करी कृमित युग्म क्या होता है। कृमित युग्म बच्चों ये जो बने हैं ना, ये आपके कृमित युग्म है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों इसके बाद यहां पर जो हमने बताया कि भाई 1 जो ए लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, कहां से आया, क्या हुआ है, उसके लिए ऐसा भी आप लिख सकते हो कि जो पहला कृमित युग्म का पहला अवयव है वो समुच्चय ए से है। देखो यहां पर लिख सकते हो कृमित युग्म का पहला अवयव कहां से है, समुच्चय ए से है, समुच्चय ए से, तथा दूसरा अवयव समुच्चय बी से है, होता है, ऐसा लिख दें। ठीक है, समुच्चय ए से जो पहला अवयव होता है वो समुच्चय ए से होता है, और दूसरा अवयव होता है वो समुच्चय बी से होता है। ठीक है, इतनी बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई। ये सारी बातें हमने जैसा कि बताया क्लास, अभी यहां से कोई लेना देने नहीं, ये सब क्लास 11 की बातें। आगे बढ़ते हुए देखो अब थोड़ा और आगे बढ़े। इसके बाद देखो जब हमने कार्तीय गुणन सीख लिया, तो अब हम लोग थोड़ा और आगे जाएं, हम बात करें संबंध क्या होता है।
संबंध क्या होता है? तो संबंध भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि जो कार्तीय गुणन होता है, दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है, उस कार्तीय गुणन का जो सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है, वो बच्चों संबंध होता है। यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो संबंध है वो होता क्या है बच्चों? संबंध को अगर हम आर से डिनोट करें, रिलेशन है ना, इसको आर से डिनोट कर लें, तो संबंध जो होता है वो होता क्या है? संबंध होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। याद रखिए कि ए क्रॉस बी का जो उप समुच्चय होता है बच्चों, वही संबंध कहलाता है। ये संबंध की डेफिनेशन हो गई, समझो, सिंपल बात है। हालांकि ये सारी बातें हमने बताया क्लास 11 में, आपने पढ़ी है। ये ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको ही हम संबंध कहते हैं। यूं तो संबंध बच्चों आपने सीखा है, यूं तो संबंध ऐसे भी है कि भाई हमारा भी आपका कुछ संबंध है, ठीक है। आपकी मम्मी है, मम्मी और आपका संबंध है, आपके पापा से आपका संबंध है, ये तो पारिवारिक संबंध है ना। हम आप गुरु शिष्य का संबंध है, तो इस तरीके से ये तो पारिवारिक संबंध है। लेकिन यहां पर जो संबंध की बात हम लोग करते हैं, वो समुच्चय, जो दो समुच्चय होते हैं ना, उन समुच्चय के जो अवयव हैं वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, हमें यहां पर इस संबंध की बात करनी है, ठीक है। इस संबंध की हमें बात करनी है। तो बच्चों यहां पर हम याद कर लें कि भाई जो कार्तीय गुणन निकालते हैं, कार्तीय गुणन के जो भी सबसेट होते हैं वो सभी रिलेशन होते हैं, ऐसे समझो। कार्तीय गुणन के सबसेट जो होते हैं वो रिलेशन ही होते हैं। बच्चों आपको पता है कि सबसेट क्या होते हैं? बताओ भाई, सबसेट क्या होते हैं? बच्चों किसी भी समुच्चय का एक सबसेट फाई होता है, मतलब रिक्त, याद रखो, रिक्त समुच्चय भी आपका एक सबसेट होता है। तो इसका मतलब यह है कि एक कोई संबंध ये भी हो सकता है कि संबंध जो है एक फाई भी हो सकता है, मतलब रिक्त संबंध भी हो सकता है। और फाई क्या है? फाई इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का तो ये सबसेट होता है। फाई जो होता है क्या होता है? एक किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय फाई होता है, और एक उप समुच्चय स्वयं समुच्चय होता है। दो तो ये पक्की बात है, दो सबसेट तो हमें पता है। एक सबसेट क्या होता है? एक फाई होता है, और एक सबसेट क्या होता है? एक आपका स्वयं समुच्चय होता है। तो एक तो आपका फाई भी आपका एक रिलेशन होता है। देखो ध्यान दें, फाई क्या है? फाई आपका एक रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि ये आपका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इस तरीके से ये भी देखो आपका सबसेट है। इसको हम क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध का क्या मतलब है बच्चों? बिल्कुल सीधी बात है कि अगर समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित ना हो, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंधित नहीं होता है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है बात की नहीं है? रिक्त संबंध की ये बात हो गई। अच्छा, एक समुच्चय कोई ऐसा भी, देखो ध्यान दें, जो एक रिलेशन कोई ऐसा भी हो सकता है जो पूरा ए क्रॉस बी जिसमें आता हो। मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होता है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं बच्चों? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। रिक्त संबंध को क्या कहते हैं? एम्पटी रिलेशन कहते हैं, या नल रिलेशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये एम्पटी रिलेशन है, मतलब इसका ए के समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी के किसी अवयव से कोई संबंध ना होता हो, तो ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। और यदि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंध होता है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये दो संबंध आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर सीधा बात करेंगे कि भाई एक समुच्चय का एक दूसरे समुच्चय, देखो अभी तक दो समुच्चय थे, एक ये है एक ये है, अलग अलग दो समुच्चय। अच्छा, थोड़ी सी और एक बात रह गई, वहां हम इंटर पर जाएं, इंटर लेवल पर जाएं, उससे पहले थोड़ी सी बात और। बच्चों आपको पता है प्रांत क्या होता है? देखो ध्यान दें, दो तीन चीजें आपको और याद रखनी है। प्रांत क्या है? प्रांत को इंग्लिश में डोमेन कहते हैं।
डोमेन है ना, प्रांत क्या है। यहां पर एक बात और समझनी है, परिसर क्या है, परिसर क्या है, परिसर इसको रेंज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सह प्रांत क्या है, सह प्रांत। यहाँ पर तीन बातें और समझ लें आप, देखो ध्यान दें, प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है। प्रांत का मतलब पता है देखो क्या होता है। प्रांत का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने A क्रॉस B निकाला, तो यहाँ से जो हमने संबंध बनाए, तो संबंध में जो पहला अवयव है, कृमित युग्म का पहला अवयव है, उससे जो समुच्चय बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। अभी करके दिखा, देखो मेरी बात ध्यान से समझना है आपको। जैसे यहां पर लिखा है कार्तीय गुणन A क्रॉस B, हमने ये निकाल लिया। अभी हमने संबंध की बात करी थी, संबंध की बात करी, देखो एक संबंध आपका, ये भी आपका एक संबंध है, इसको हम रिक्त संबंध कहते हैं। ये भी संबंध है, इसको हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अगर हम बात आपसे ये कहें कि एक कोई ये भी आपका देखो संबंध है, ये कहें कि इसमें से हम केवल ये दो तीन अवयव ले लें, जैसे 1, A और यहाँ पे 1, B और यहाँ पर 1, C लें, तो ये तीन अवयवों को लेकर के हमने एक रिलेशन बना लिया। इसमें से अवयव कोई उठा के रखते जाओ, वो सभी रिलेशन में आएंगे, वो सभी रिलेशन होगा। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि 1A से किस प्रकार रिलेटेड है, 1B से भी देखो रिलेटेड है, 1C से भी रिलेटेड है, यही तो मतलब हुआ। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको कितने अवयव रखने हैं। अगर यहाँ पर हम 3 अवयव ले तो ये आपका ये भी रिलेशन है, यहाँ पर ये 4 अवयव लेके रख दें तो वो भी रिलेशन है, 5 अवयव ले लें वो भी रिलेशन है, सारे अवयव ले लें तो ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यहां से अवयव उठाते जाओ और कोई अवयव ना लिया जाए तो वो रिक्त संबंध हो जाएगा। मतलब ए का बी से कोई भी संबंध नहीं है, ए के किसी अवयव का बी के किसी अवयव से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसा संबंध रिक्त संबंध हो जाएगा। मतलब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से अवयव उठा के हमें संबंध बनाना होता है। इसमें से जो उप समुच्चय निकलते हैं उसी को हम रिलेशन कहते हैं। तो कोई यही तो इसकी परिभाषा है। तो बच्चों ये सारे रिलेशन हो गए। अब रिलेशन के बाद हम आपसे ये पूछें कि इसमें आपको बताना है कि भाई इसमें प्रांत क्या है, परिसर क्या है, सह प्रांत क्या है। तो बच्चों आपको बताना है कि जो प्रांत होता है ना, प्रांत ये होता है जिसमें यहां पर कृमित युग्म का, जो कृमित युग्म है उसका हम जो पहला अवयव लेते हैं उससे मिला के जो समुच्चय बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अगर हम बात ये करें इसके हिसाब से, तो यहां पर देख सकते हो, देखो 1 2 3, इसके देखो ध्यान दें, यहां पर अगर यहां से कोई रिलेशन, देखो एक दूसरा और रिलेशन में, तब मेरे ख्याल से अच्छी बात समझ में आएगी। जैसे कोई रिलेशन इसके और अवयव यहां बढ़ा देते हैं, यहां पर हम लिख दें 2, 3, 2, B भी देखो इसमें है ना, 2, B भी इसमें इसे ले लें, और यहां से अगर 3, C और ये भी देखो 3, C भी इसमें है, ये रख लें। तो अब हमने देखो एक रिलेशन बना दिया बच्चों, ये आपका एक रिलेशन है। हमने कहा इसी के अवयव उठा के यहाँ रख लें तो रिलेशन बन जाएगा, सीधी बात है। तो इसमें से हमने कुछ अवयव यहाँ उठा के रखे और ये रिलेशन हमने तैयार कर लिया। अब अगर हम आपसे इसमें से ये पूछ दें कि भाई प्रांत क्या है, इसमें परिसर क्या है, इसका सह प्रांत क्या है, तो आपको क्या बताना है, ध्यान से समझो। इसमें जो कृमित युग्म का पहला अवयव है उसको आपको देखना है। तो 1 1 1 2 3, तो 1 1 1 3 बार लिखा है, 3 बार नहीं लिखना है, क्योंकि कोई समुच्चय में कोई अवयव एक ही बार रिपीट करते हैं। तो आपको 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। तो प्रांत इसका कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। बात ठीक समझ में आई, 1 2 3 हो जाएगा। इसके बाद परिसर क्या होता है, जो आपका दूसरा अवयव है उसको देखो कौन कौन सा अवयव ये दूसरा है। जो दूसरा अवयव होता है उनसे मिला के जो समुच्चय बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परिसर कहते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो इसका परिसर बच्चों कितना होगा, A B C और फिर B C डबल है तो उसको नहीं लिखना है, केवल हमें परिसर में लिखना है A B C लिखना है। ठीक, परिसर में क्या लिखना है, A B C लिखना है। और यदि आपसे कोई प्रांत पूछता है तो प्रांत का मतलब जो दूसरा वाला समुच्चय है ना, दूसरे वाले समुच्चय के सभी अवयवों को आपको यहां लिखना है। मतलब A B C तीनों अवयवों को लिखना है। तो बच्चों ये आपका सह प्रांत हो जाएगा। बात आई समझ में, प्रांत किसको कहते हैं, परिसर किसको कहते हैं और सह प्रांत किसको कहते हैं। अगर हमें कभी संबंध दिया जाए और उस संबंध से हमसे पूछता है कोई कि भैया प्रांत बता दो,
परिसर बता दो, सह प्रांत बता दो, तो आपको बिल्कुल आराम से बताना है कि यहां से हम जो पहले कृमित युग्म का पहला अवयव है उसको मिला के सारे अवयव इकट्ठे करके एक समुच्चय बना दें, उसको हम लोग प्रांत कहेंगे। और दूसरे अवयवों को सबको इकट्ठा करके एक समुच्चय बना दें, उसको हम परिसर कहेंगे। और फिर इसके बाद सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत का मतलब जो समुच्चय बी है, दूसरा वाला समुच्चय है, उसके सभी एलिमेंट को एक साथ लेके इकट्ठा करना, मतलब वही पूरा समुच्चय रखना है। उस बी वाले समुच्चय को हम सहप्रांत कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। क्लियर बात हो गई? इतनी बात अगर क्लियर है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप ऐसे समझो कि आप लोग काफी हद तक 11 कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़ी सी और बात, थोड़ी सी। अब बच्चों आप हमें ये बताओ कि यहाँ पर संबंध, यहाँ पर एक संबंध तो हमने ये लिख दिया, तो ऐसे तो संबंध बहुत हो सकते हैं, उनकी कुछ संख्या होगी। कितने संबंध हो सकते हैं? तो बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, संबंधों की संख्या अगर आपसे पूछता है कोई कि यहाँ पर बता दो कि संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो संबंधों की संख्या बराबर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर m इंटू n होता है। हालांकि जो हमने आपको अभी बताया, जो भी बता रहे वो सब क्लास 11 में आपने सब अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से इतना सीख लो तो आप मेरे ख्याल से क्लास 12 के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाओगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। संबंधों की संख्या बच्चों क्या होती है? तो याद रखिए 2 की पावर m इंटू n कहें, या फिर ऐसे कह दे 2 की पावर p इंटू q कह दे, जहां p और q क्या है? p का मतलब है जो समुच्चय a है उसके अवयवों की संख्या, q का मतलब है समुच्चय b के अवयवों की संख्या। यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर समुच्चय a में 3 अवयव हैं, समुच्चय b में भी 3 अवयव हैं, तो यहां से अगर हम आपसे कहें कि भाई इस दोनों समुच्चयों से जो संबंध बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, तो आपको लिखना है 2 की पावर 3 गुणे 3 लिखनी है, अर्थात 2 की पावर 9 लिखनी है। बच्चों इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बातें इतनी हैं, यहां से कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं। ठीक है बच्चों, इतनी क्लियर बात हो गई। तो हमने केवल और केवल 2-3 चीजें, 4 चीजें सिखाई हैं जो आपको यहाँ पर यूज करने में के लिए आपको मतलब यहाँ पर प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या सिखाया हमने? कि आपको सबसे पहले अगर 2 अरिक्त समुच्चय दिए जाएं, उनका कार्तीय गुणन ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं? कार्तीय गुणन कैसे होता है? कृमित युग्म के रूप में होता है, और कृमित युग्म का जो पहला अवयव होता है वो समुच्चय ए से लेते हैं, और जो दूसरा अवयव होता है वो समुच्चय बी का होता है। ये पक्की बात है। अब हम बात करें अगर संबंध की, तो संबंध बच्चों क्या होता है? संबंध का मतलब है कि जो समुच्चय ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है, जितने सबसेट होते हैं वो सब संबंध होते हैं। ठीक, एक कोई सबसेट देखो, इसका किसी भी ए क्रॉस बी का अगर एक सबसेट निकालें तो एक सबसेट फाई भी होता है। पक्की, किसी भी समुच्चय का एक सबसेट फाई भी होता है। उसको यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक संबंध कोई है वो आपका फाई मतलब रिक्त संबंध भी होता है। रिक्त संबंध इसको कहते हैं, और ये ए क्रॉस बी का उप समुच्चय ही कहा जाता है। एक स्वयं समुच्चय होता है। स्वयं समुच्चय मानी ए क्रॉस बी जो पूरा ले लें, आर में पूरा ए क्रॉस बी आ जाए समझो, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध का मतलब समुच्चय ए के किसी अवयव का समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंध नहीं होता है, ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। तथा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के सभी अवयवों से यदि संबंध होता है तो ऐसे संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। एक उदाहरण के लिए हमने संबंध यहां भी लिख लिया, ये भी आपका एक संबंध है, इसमें से कुछ अवयव उठाए और यहां लिख लिए, ये भी आपका एक संबंध है। तो इसमें अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ऐसा ये संबंध हमने लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखो, हमने बताया ऐसे बहुत ढेर सारे संबंध होंगे। कितने संबंधों की संख्या होगी? 2 की पावर 9 ऐसे संबंध बन सकते हैं, जैसा कि एक ये हमने बना के दिखाया। तो यहां पर जो संबंध हमने लिखा है उसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई प्रांत कितना है, परिसर कितना है, सह प्रांत कितना है, बताओ, तो आपको क्या करना है? प्रांत का मतलब है जो कृमित युग्म है उसका जो पहला अवयव है, उन पहले अवयवों को इकट्ठा करके जो आपका समुच्चय बनता है वो आपका प्रांत कहलाता है। तो देखो पहले अवयव है 1 1 1 2 3, तो इसका मतलब 1 और 2 और 3 तीन अवयव केवल हैं, वो प्रांत, उनसे समुच्चय बना लें तो वो क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। परिसर क्या होता है? जो कृमित युग्म है उनके दूसरे अवयव को देखते हैं हम। देखो दूसरा अवयव ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ बी, यहाँ सी, डबल है, डबल नहीं लिखना, हमें केवल जो दूसरा अवयव है
उसको ये पूरे अवयव हमें लिख देना एक बार। तो कुल मिला के हम ए बी सी को इकट्ठा करके ए बी सी एक हमने समुच्चय बना लिया, ये आपका परिसर कहलाएगा। और तीसरी बात है सह प्रांत क्या होता है। सह प्रांत का मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके आपको बताना है कि भाई जो समुच्चय बी होता है ना, वो पूरा का पूरा हमें सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, अब तीसरी बात हमने बताई कि भाई संबंधों की संख्या बताओ कि ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं। तो बच्चों आपको संबंधों की संख्या याद रखनी है, 2 की पावर होती है p इंटू क्यू। p मानी p मतलब है समुच्चय A के जो अवयव हैं उनकी संख्या, और समुच्चय B के जो अवयव हैं उनकी संख्या को हम Q कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी अगर ये कहे कोई कि समुच्चय A ये है B ये है, तो भाई इन दोनों समुच्चयों से जो संबंध स्थापित होंगे उन संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताना है कि 2 की पावर 3 गुणे 3, क्योंकि समुच्चय A में भी 3 अवयव हैं, समुच्चय B में भी 3 अवयव हैं, तो 2 की पावर 3 त्रिका 9। क्लियर बात है, इतनी बात बच्चों आपने समझी। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पर आते हैं। ये आपने जो पढ़ा वो आपका सब कुछ क्लास 11 का है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर आते हैं। बच्चों अब आपको 2 समुच्चय नहीं, यहां पर आपके लिए केवल एक समुच्चय होगा। एक समुच्चय से एक समुच्चय में ही उसी समुच्चय का उसी समुच्चय से संबंध हम यहां पर डिफाइन करेंगे। अभी क्या था बच्चों, अभी था कि समुच्चय कोई A एक था एक B था, अलग अलग 2 थे। तो जो R संबंध हम इस प्रकार से डिफाइन कर रहे थे कि A से B में संबंध स्थापित कर रहे थे, A से B में, है ना। रिलेशन कैसे था, इस प्रकार से था कि A से B में ये परिभाषित था। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन इस प्रकार से दिखाना है कि वो A से A में हो, इस प्रकार से परिभाषित करना है। अब हम यहां से इंटरमीडिएट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इतना नोट करें, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों इसको रब करके हम लोग अब इंटरमीडिएट की पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों इंटरमीडिएट में क्या है, अब बच्चों यहां पर एक समुच्चय में हमें संबंध स्थापित करना है। यहां पर 2 समुच्चय नहीं लेना है, जैसे पहले कभी ऐसा करते थे कि एक समुच्चय A होता था, एक समुच्चय B होता था। समुच्चय A के अवयवों का समुच्चय B से किस प्रकार संबंध होता था, वो संबंध अगर R से यहां डिफाइन किया जाए तो यहां पर इस प्रकार से लिखते थे कि जो रिलेशन होता था इस प्रकार से है कि A से B में ये परिभाषित है। ठीक है, अगर हम यहां से इसके अवयव 1 2 3 4 कुछ ऐसे ले लेते थे और इसके अवयव मान लें A B C कुछ ऐसे ले लेते थे, तो हम क्या करते थे कि A का जैसे 1 से संबंध है, या 2 का B से संबंध है, 3 का C से संबंध है, और यहाँ पर A का भी मान लेते हैं, A का भी मान लेते हैं, देखो B से संबंध है। तो इस प्रकार से अगर कभी संबंध होता था तो यहाँ पर इस प्रकार से देखो हम लिखते थे कि R बराबर कैसे लिखते थे कि 1 का देखो A से संबंध है तो 1, A है, यहाँ 1, B है, और यहाँ पर 2, B है, 2, B है, और यहाँ से देख सकते हो 3, C है। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा संबंध देखो परिभाषित पहले होता था। अब क्या करें, देखो इसको बच्चों ऐसे करते थे कि जैसे ये एक रूप लिखा है, एक आपका रूप ये लिखा है, इसका एक दूसरा रूप भी हम कह सकते हैं। दूसरा रूप, ये रूप आपका रोस्टर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, रोस्टर रूप। इसका एक और दूसरा रूप, अगर दूसरे रूप की बात करें तो एक समुच्चय निर्माण रूप होता था। याद करो, समुच्चय निर्माण रूप में भी हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखो एक दूसरा उदाहरण बताएं, फिर आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान दें, यहां से चलो हम बिल्कुल एकदम इंटरई पे आते हैं सीधा। कोई A समुच्चय है और A का A से ही आपको डिफाइन करना है। ठीक है, जो R रिलेशन इस प्रकार से है कि A से A में है। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि A बराबर हमें यहां पर दिया गया है, मान लो 1, 2, 3, ये हमने देखो एक A समुच्चय हमें मान लो दिया गया है। ठीक है, मान लिया कि A समुच्चय हमें ये दिया गया है, और यहां से संबंध देखो इस प्रकार से है, ये आपका A समुच्चय है, ये भी आपका A समुच्चय है, और इसमें रिलेशन ये देखो R द्वारा।
और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और इसके भी एलिमेंट वही हैं 1 2 3, क्योंकि दोनों ए बी ना लिखें बल्कि ए से ए में है ना रिलेशन, तो ए से ए आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो इसका इससे रिलेशन यहां ऐसे हो सकता है कि देखो ध्यान दें 1 का रिलेशन 2 से हो सकता है, यहाँ 2 का रिलेशन 3 से हो सकता है। थोड़ी देर के लिए 2 हमने लिख लिए, 2 ही लिख दिए। संबंध इस प्रकार से है कि ये संबंध देखो इस प्रकार से है कि r बराबर है 1,2, क्या है 1,2 और 2,3 इस प्रकार से है। देखो बच्चों ये है, ये आपका एक रिलेशन हो गया है ना। रिलेशन किस प्रकार से है कि 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहां पर एक ये रिलेशन की जो आपकी प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, ये आपका रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अगर इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में बदलें तो देखो इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो रिलेशन होता है बच्चों कैसे लिखा जाता है, ये आपका जो क्रमित युग्म है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिलेशन लिखा जाता है। तो हम ये माने कि ऑर्डर्ड पेयर देखो x, y, ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं x, y, x, y ये इस प्रकार से है, x, y इस प्रकार से है। देखो ध्यान से देखो यहां पर एक है, एक ये देखो इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये x है और ये क्या है y है, ये x है ये y है। यहां से अगर एक है तो यहां से देखो कितना है, इससे एक ये अधिक है, यहां 2 है 2 से एक ये अधिक है। तो ये किस प्रकार से संबंधित हैं, ये ऐसे संबंधित हैं कि जो y है वो कैसे है, x से एक अधिक है। देखो ध्यान दें x, y रूप का हमारा कोई यहां पर x, y रूप का जो रिलेशन होता है वो कैसे लिखते हैं, x, y क्रमित युग्म के रूप में इसको लिखते हैं। और ये क्रमित युग्म कैसे होता है, क्रमित युग्म ऐसे है, यहां पर क्रमित युग्म इस प्रकार इस शर्त से है कि जो y है वो कैसे है, x से एक अधिक है। जैसे यहां पर देखो y, यहां x का मान देखो 1 रख दिया जाए तो x का मान 1 लिख दिया जाए तो 1 + 1 मतलब y का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहां पर देखो 1 x का मान है तो y का मान कितना है 2 है कि नहीं। इसी प्रकार बिल्कुल ठीक यहां x का मान अगर 2 लिख दिया जाए, देखो ध्यान दे 2 लिख दिया जाए तो अब y का मान कितना हो जाएगा 3, x का मान 2 है तो y का मान 3 है। ये बात और ये बात बिल्कुल एकदम सिमिलर लिखी हुई है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है। तो इस प्रकार से बच्चों यहां पर ये रिलेशन को डिफाइन करने के लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशन लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, कभी प्रश्न में ऐसा भी दे सकता है, कभी प्रश्न में ऐसा दे सकता है। क्लियर बात है। तो बच्चों यहां से अगर कोई रिलेशन ए से ए में परिभाषित है तो वो बहुत ढेर सारे ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ विशेष रिलेशनों की यहां चर्चा करनी है जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, उन रिलेशनों की केवल चर्चा करनी है। तो वो कौन कौन से रिलेशन हैं, आइए उन पर पहुंचते हैं। देखो इसको रब कर दें और हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा एकदम सीधे सीधे जो रिलेशन हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन पर सीधा आते हैं। देखो हम सबसे पहले कोई स्वतुल्य, यहां क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध। एक पहला रिलेशन है जिसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या कहते हैं इसको, स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसको स्वतुल्य संबंध कहें और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन इसको इस प्रकार से देखो कह सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। बच्चों जैसा उसका नाम है, अगर नाम के अनुसार देखा जाए तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है। स्वतुल्य का मतलब स्वयं से स्वयं की तुलना करना, स्वयं से स्वयं की तुलना करना। तो अगर हम यहां पर देखो ध्यान दें, अब कोई हम देखो यहां एक कोई उदाहरण पहले लेंगे, फिर इसके बाद उसकी परिभाषा यहां बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों कोई जब भी कभी संबंध होता, हमने बताया संबंध काहे में होता है, संबंध समुच्चय के अवयवों में जो संबंध होता है, हम फिलहाल वहां इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर अब हमने बताया कि इंटरमीडिएट लेवल पर केवल एक समुच्चय दिया जाएगा, उसी समुच्चय के अवयवों से उसी के अवयवों में जो संबंध होता है उसकी यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कोई समुच्चय, हर प्रश्न में एक कोई समुच्चय दिया जाएगा आपको। मान लेते हैं एक कोई समुच्चय हमें दिया गया है, उसके अवयव हैं 1, 2, 3। मान लो ये समुच्चय कोई दिया गया है और इसमें संबंध देखो इस प्रकार से दिया गया है, संबंध R बराबर, ये यहां पर ऐसे दिया गया है कि इसमें
क्योंकि हमने बताया कि जो संबंध होता है वो ऑर्डर पेयर में होता है। भाई अगर हम इसका A क्रॉस A निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर मिलेगा। उस ऑर्डर पेयर जो हमें मिलेगा उसमें से जो सबसेट होता है A क्रॉस B का, A क्रॉस A का जो सबसेट मिलेगा वो सबसेट ही तो रिलेशन होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि बच्चों A बराबर यहां पर 1, 2, 3 है, तो यहां से बताओ A क्रॉस A कितना होगा, A क्रॉस A कितना होगा। तो निश्चित रूप से बच्चों हमें ऐसा कह सकते हैं कि A क्रॉस A होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ध्यान से ऐसे देखो बना लिया करते हैं, बिल्कुल एकदम A, और ये भी A है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3, और यहाँ पर इसके भी अवयव हैं 1, 2, 3, और ये आपका इस प्रकार से रिलेशन है। ठीक है, अब यहां से देख सकते हो देखो 1 A से कनेक्ट, 1 2 से, 1 3 से। ठीक, ऑर्डर पेयर अगर बनाते हैं तो कैसे करते हैं, 1, 1 लिखते हैं, 1, 2 लिखते हैं, 1, 3 लिखते हैं। अब यहां से 2 का नंबर आ गया तो 2, 1 लिखते हैं, 2, 2 लिखते हैं, और 2, 3 लिखते हैं। इसके बाद 3 का भी नंबर ऐसे ही कर दो, 3, 1 लिखेंगे, 3, 2 लिखेंगे, और 3, 3 लिखेंगे। ये हमने A क्रॉस A निकाल लिया। क्या निकाल लिया, A क्रॉस A, मतलब इसका कार्तीय गुणन निकाल लिया। अब इस कार्तीय गुणन से हमें इसके सबसेट ढूंढने हैं, वो सभी सबसेट क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। यही तो हमने बताया। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक कोई रिलेशन R इस प्रकार से है, R कोई एक रिलेशन हमने लिया और उसमें हमने लिख लिया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। अब इस तरह ही रखते हैं। चलो एक हमने देखो इसमें से इसका एक क्या उप समुच्चय ये है कि नहीं है, इसका ये आपका जो लिखा है A क्रॉस A, इसका एक उप समुच्चय ये है कि नहीं है। यहां पर हमने केवल और केवल 4 एलिमेंट इसके निकाल के रख लिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिलेशन हो गया। देखो 1, 1 हमने निकाल के रख लिया, 2, 2 भी निकाल के रख दिया, 3, 3 भी निकाल के रख दिया, और 1, 2 एक और उठा के रख लिया। ये जरूरी नहीं है कि इतना ही करें, हम उसमें से और भी एलिमेंट रख के और दूसरा रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है बात कि नहीं। तो रिलेशन चाहे जितने बहुत ढेर सारे रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन हमने और ये भी बताया कि भैया इसमें जो रिलेशन है, जो रिलेशन की संख्या है वो कितनी होती है ये आपको पता है। रिलेशन अगर ये कहे कि A क्रॉस A के जो रिलेशन बनेंगे उनकी कितनी संख्या है, तो आपको लिखना है 2 की पावर P इंटू Q। P इंटू Q ना कहें बल्कि P कह, P के जो अवयव देखो ध्यान दें 1, 2, 3, Q मानी Q भी आपका 3 है, P भी आपका 3 है, अवयवों की संख्या तो होता है। तो A के अवयव 3 है, दूसरा A है उसके भी अवयव 3 है, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 मतलब 2 की पावर 9। यहां पर अवयव ये जो आपके समुच्चय के संबंध, जो संबंध स्थापित होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 9 हो जाएंगी संबंधों की संख्या। हम फिलहाल यहां पर एक संबंध की बात करेंगे। ये हमारा एक संबंध है और ये संबंध जो है वो किस प्रकार से है ये आपको समझना है। देखो ध्यान में, यहां से हुआ ये, यहां जो संबंध दिखाई दे रहा है वो संबंध आपको ये देखना है किस टाइप का आपका संबंध है। देखो ध्यान से समझना है बच्चों, यहां से एक का एक से संबंध है। फिर से समझो, इसको यहां पर रब कर लेते हैं, एक A ये B, ये A है ये भी A है, और ये आपका इसका एक रिलेशन है 1, 2, 3 और 1, 2, 3। ठीक है, होता ये है कि अगर 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, और 1 का भी देखो यहां पर 2 से संबंध है। यहां जो हमने लिखा उसकी बात है, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, और 1 का 2 से भी आपका संबंध है। यही तो देखो इसमें लिखा है, यही तो लिखा है। तो बच्चों यहां पर एक बात आपने खास देखी कि जो आपका यहां पर अवयव है उसका सीधा इसी अवयव से, उसी के अवयव से संबंध है। स्वयं की स्वयं से तुलना, एक का एक से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, देखो इसका स्वयं से संबंध है, दूसरे अवयव का भी स्वयं से संबंध है, तीसरे अवयव का भी स्वयं से संबंध है। इसका मतलब सीधी बात है कि जो अवयव इसके हैं वो स्वयं से संबंधित हैं। तो स्वयं से संबंधित हो, लेकिन अगर दूसरे से भी संबंधित हो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अगर स्वयं से संबंधित है तो ऐसे संबंध को बच्चों हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या कहते हैं ऐसे संबंध को, स्वतुल्य संबंध। इसके लिए देखो गणितीय परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखी जा सकती है कि जो रिलेशन में किस प्रकार से हो, देखो इस प्रकार से कि A, A रिलेशन में हो,
ए कॉमा ए का मतलब जैसे इसमें कोई ए अवयव है तो ए का ए से संबंध हो, कोई बी अवयव है बी का बी से संबंध हो, और यहां पर इस प्रकार से लिख दें फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ध्यान से समझो इसका क्या मतलब है बच्चों, ए के सभी अवयव जो भी आपका ये ए, देखो ध्यान दें ए समुच्चय है, ए समुच्चय का ही एक अवयव ए है, और इसी टाइप का कोई दूसरा अवयव हो बी, इसी टाइप का कोई तीसरा अवयव हो, मान लेते हैं कि कोई एक समुच्चय ए है और उसके अवयव हैं ए बी सी, ठीक है। तो यहां पर ए का ए से संबंध हो, इसी प्रकार इसके जो भी अवयव हैं, फॉर ऑल का मतलब होता है ए के जो भी अवयव हैं, सभी अवयव, सभी के लिए, इसको क्या कहते हैं, फॉर ऑल मानी सभी के लिए, काय के लिए, जो ए समुच्चय है उनके सभी अवयवों के लिए ये शर्त लागू होनी चाहिए कि उसमें क्या हो, अगर ए है तो भाई ए कॉमा ए हो, बी है तो बी कॉमा बी भी होना चाहिए, सी कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बच्चों संबंध आपका स्वतुल्य संबंध होता है। ध्यान दें यहां पर ये जरूरी है कि इसके सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव आपस में एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ए से संबंधित है, बी बी से संबंधित है, लेकिन सी सी से संबंधित अगर नहीं है तो संबंध आपका स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। स्वतुल्य संबंध होने के लिए ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए, ए के सभी अवयवों का। यहाँ 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब ये संबंध आपका स्वतुल्य है। यहां पर अगर a बराबर 1, 2, 3 है तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिलेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि 1,1 होना चाहिए, देखो ध्यान दें 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 2,2 भी इसमें है, 3,3 होना चाहिए बच्चों, 3,3 भी इसमें है। तो इसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं कि नहीं, स्वयं से संबंधित हैं। अगर किसी दूसरे से भी, देखो एक दूसरे भी संबंधित है तो दूसरा कोई और संबंधित है अगर तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन स्वयं से स्वयं संबंधित होना चाहिए और वो भी सभी अवयव स्वयं से स्वयं संबंधित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संबंध आपका बच्चों क्या होता है, स्वतुल्य होता है। ये आपकी पहली कंडीशन है, ध्यान से समझो। ये पहले टाइप का संबंध के प्रकार में पहला प्रकार है स्वतुल्य संबंध, और स्वतुल्य संबंध के लिए ये आपकी शर्त है जो हमने यहां पर लिखी। अब ये देखो हमने एक रिलेशन लिखा, क्या अगर हम एक दूसरा और रिलेशन लिखें, मान लेते हैं कि कोई रिलेशन हमारा यही है जो हमने अब ये समुच्चय दिया गया है वही लेते हैं, फिर दोबारा से 1, 2, 3 इसके अवयव हैं, और यहां पर इससे एक रिलेशन जो यहां पर बन रहा है वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से है। ध्यान से समझो, रिलेशन इस प्रकार से है कि इसमें 1,1 है, 2,2 है, 2,2 है और 2,3 भी है। तो अब ये बताओ बच्चों, ये आपका संबंध क्या स्वतुल्य है? आपको कहना है बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ए समुच्चय का एक अवयव तो एक है, तो एक से एक का तो संबंध है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने बताया कि ए के सभी अवयवों का स्वयं से संबंध होना चाहिए। जो समुच्चय ए है उसके सभी अवयवों का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यहां से देखो एक का एक से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, लेकिन 3 का 3 से संबंध नहीं है बच्चों। यहाँ पर 2 से 1 का संबंध है, मतलब 1,1 है रिलेशन में, 2,2 रिलेशन में है, लेकिन रिलेशन में मतलब आर में 3,3 नहीं है। तो 3,3 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध आपका स्वतुल्य नहीं है, ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। अच्छा दूसरा देखो, और एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये आपका a बराबर तो यही है 1, 2, 3। हमने बताया कि इससे तो बहुत ढेर सारे रिलेशन जनरेट हो सकते हैं, उसमें से एक रिलेशन ये भी है, लेकिन ये रिलेशन आपका स्वतुल्य नहीं है। एक रिलेशन ये भी है, ये रिलेशन आपका स्वतुल्य है। अब एक और देखो दूसरा रिलेशन यहां पर निकाल लेते हैं कि एक रिलेशन इस प्रकार से लिख दें कि यहां पर 1,1 लिख दें, 1,2 लिख दें, फिर इसके बाद 2,2 लिख दें, फिर इसके बाद 3,2 लिख दें, और फिर इसके बाद 3,3 लिख दें। अब बताओ ये रिलेशन कैसा है बच्चों? ये रिलेशन कैसा है? इसको क्या आप स्वतुल्य कहोगे? ध्यान से समझो, हमने स्वतुल्य की जो शर्त बताई वो ये बताई
कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो ध्यान दो, 1,1 इसमें यदि है तो ठीक है, देखो है कि नहीं। 2 समुच्चय का एक अवयव है तो 2 से 2 का भी संबंध होना चाहिए, देखो है कि नहीं। 3 एक अवयव है, देखो समुच्चय का एक अवयव 3 भी है तो 3 का भी 3 से संबंध होना चाहिए, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब जो बचे और हैं, भाई 1 का 2 से संबंध है, हमें क्या ऐतराज है, कोई बात नहीं। 3 का 2 से संबंध है, क्या ऐतराज है, कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं से स्वयं संबंधित होना चाहिए, तो वो इसमें है। इसका मतलब ये संबंध आपका स्वतुल्य है। बात क्लियर समझ में आ रही है। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए वही केवल 3 अवयव दिए जाए, मतलब 1,1 लिखा हो, 1,1 लिखा हो, 2,2 लिखे हो और 3,3 ऐसा लिखा हो, तो ये भी संबंध बच्चों आपका स्वतुल्य होता है। ये भी संबंध स्वतुल्य, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, दूसरे किसी से संबंध नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। संबंध हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल मतलब इस बात से है कि जो समुच्चय के अवयव हैं वे स्वयं से संबंधित होने चाहिए, और वो भी सभी अवयव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1,1 से संबंधित है, 2,2 से संबंधित है, 3,3 से संबंधित है ही नहीं, तो आपको लिखना है कि स्वतुल्य नहीं है। कुल मिला के सारी बात यह है कि जो अवयव दिए जाएं वो स्वयं से स्वयं का संबंध उनका होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्वतुल्य आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, यहां पर अब स्वतुल्य के बाद हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर एक दूसरे प्रकार का जो रिलेशन है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरे प्रकार का जो रिलेशन है उसकी बात करेंगे। देखो ध्यान दें, अब दूसरे नंबर का रिलेशन कौन सा होता है, इसको कहते हैं सममिति संबंध। अब दूसरे प्रकार का जो संबंध है उसकी बात करो, सममिति संबंध, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ध्यान से समझो भाई। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सममिति जैसा उसका नाम, उसी हिसाब से इसको भी देखो परिभाषित किया जा सकता है। सममिति क्या होता है? सममिति क्या होता है? सममिति का मतलब ऐसे समझोगे, समान व्यवहार भी हम कह सकते हैं। जैसे हम किसी के लिए जो काम करें वह व्यक्ति भी हमारे लिए वही काम करे, तो ये कहा जाता है कि हम लोगों में सममिति है ना, एक दूसरे के लिए वही काम कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ी सी संबंध की बात चल रही थी, तो जो हमारे से दूसरे का संबंध है वही दूसरे से हमारे संबंध होना चाहिए, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे हम? ऐसे संबंध को बच्चों सममिति संबंध कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जैसे उदाहरण की अब हम वही फिर पुराना उदाहरण ले लेते हैं। हम यहाँ पर a बराबर लिख लेते हैं 1, 2, 3, और इससे जो रिलेशन जनरेट होगा वो मान लेते हैं r है। वो इस प्रकार से है कि r बराबर है हमारा यहाँ पर 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1। तो बच्चों इस प्रकार से चलो हम यहीं पर इतनी बात करते हैं। चलो एक ये रिलेशन हमने लिख लिया, एक ये देखो, अगर हम a क्रॉस a निकालेंगे और a क्रॉस a के जो अवयव हैं वो 4 अवयव हमने यहां लिख लिए, एक रिलेशन तैयार हो गया। मतलब a क्रॉस a का जो सबसेट होता है, उप समुच्चय होता है, वही तो रिलेशन होता है। तो a क्रॉस a निकाला और उसमें से हमने 4 एलिमेंट उठा के यहां रख लिए, ये हो गया रिलेशन। अब ये रिलेशन देखो कैसा रिलेशन है, हमें ये दिखाना है, ध्यान से समझो। ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, देखो इसमें 1 का 2 से संबंध है। हमने क्या बताया अभी कि हमारा आपसे जो संबंध है, आपका हमसे वही संबंध, तो उसको क्या कहोगे? उसको हम कहेंगे सममिति संबंध कहेंगे। हालांकि हमारा आपका वो है नहीं, हम आपके गुरुजी हैं और आप हमारे शिष्य हैं, तो वो संबंध क्या हो गया? होना क्या चाहिए? अगर सममिति है तो क्या है? हम आपके गुरु, आप हमारे गुरु, तो उसको क्या कहोगे? उसको हम कहेंगे सममिति। तो बच्चों यहां की बात समझो, अगर 1 से 2 का संबंध है, 1 से 2 का संबंध है, तो 2 से भी 1 का संबंध होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसको हम सममिति में लाएंगे। 1 का 3 से संबंध है, तो 3 का भी 1 से संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो यहां भी आप देखो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देख सकते हो कि भाई 1 का संबंध 2 से है, तो यहां मतलब रिलेशन में क्या है? 1, 2 है,
तो फिर होना क्या चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए। देखो है, अगर 1 से 2 का संबंध है तो 2 का भी 1 से संबंध है। क्लियर बात हो गई। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन आपका क्या है, समीमिति संबंध है। अच्छा यहां पर देखो हर एक के लिए होना चाहिए, ये देखो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। देखो इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है, इसका मतलब यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, ये और ये बिल्कुल सममित के लिए बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब यहां देखो 1,3 है तो अब 3,1 मतलब 1,3 है तो इसका उल्टा करोगे कितना होगा, 3,1 होगा। तो 1,3 का उल्टा 3,1 होता है और 3,1 का उल्टा 1,3 होता है। इसका मतलब इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। 1 से 3 का जो संबंध है वही 3 से 1 का है, या ये कहें 3 का 1 से जो संबंध है वही 3 का 1 से है। बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो रिलेशन है वो आपका रिलेशन सममिति संबंध है। कैसा संबंध है, सममिति। ठीक है, अब देखो हम यहां पर इसकी गणितीय परिभाषा पहले लिखेंगे और इसके बाद फिर उदाहरण और दूसरा देंगे आपको। देखो ध्यान दें, गणितीय परिभाषा इस प्रकार से आपको याद रखनी है कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में हो, ए बी कहां से आया, देखो ये ए बी कहां से आया, ये ए कहां से आया था, याद रखो कि ए जो आया था वो समुच्चय ए का ही एक कोई अवयव है। बात आ रही समझ में? हाँ, इसी प्रकार यहां समझो, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो अगर बी कॉमा ए भी रिलेशन में मिलता है, जबकि याद ये रखना है कि ए कॉमा बी ये दोनों कहां से हैं, ए समुच्चय के ही अवयव हैं। ए कॉमा बी कहां से आए हैं, ए समुच्चय के अवयव हैं। तो यदि ये शर्त लागू होती है कि ए कॉमा बी हो तो फिर बी कॉमा ए भी हो, मतलब ए बी का उल्टा भी ये हो। अभी हमने जो बताया ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ए से जो बी का संबंध है वही बी से ए का संबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका क्या, सममिति संबंध कहलाता है। अब देखो उदाहरण वही फिर ले लेते, ए बराबर यहां 1,2,3। एक बात विशेष वाली देखो ध्यान दें, रिलेशन यहां से पहले बना के बता दें कि अगर 1,1 है, 1,2 है, 2,1 है तो क्या ये सममिति है? तो आपको बच्चों लिखना है बिल्कुल सममिति है। क्यों है? इसलिए क्योंकि चेक करना हमने आपको बता दिया क्या है कि अगर 1,1 है तो इसका उल्टा भी 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है। बिल्कुल परफेक्ट बात है। 1,1 है तो 1,1 का उल्टा 1,1 होता है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सममिति वाली बात फॉलो कर रहा है। आगे 1,2 अगर है तो फिर 2,1 भी होना चाहिए। देखो 2,1 भी है, 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1, मतलब 1 से 2 का संबंध तो 2 से 1 का संबंध। या ये कहें कि 2,1 है तो फिर 1,2 भी है, इसका मतलब इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। इसका मतलब अब पक्की बात हो गई कि ये संबंध आपका कैसा है, सममिति संबंध है। अच्छा पक्की बात जो हम बता रहे थे कि एक पक्की बात समझो, वो क्या है? वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इसके सभी अवयव एक दूसरे के उल्टे हों। ऐसा नहीं है कि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1,3 है 3,1 होना चाहिए, मतलब ये जरूरी नहीं है। अब अगर हम ये आपसे कहें, देखो ध्यान दें, यहां पर 3 अवयव है ना, 3 का कहीं यूज है? बिल्कुल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि 3 का भी उल्टा सीधा का कोई संबंध हो, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस केवल रिलेशन देख के हम देख लेते हैं, जो रिलेशन दिया गया है उसके अवयव को देख के ही हम चेक करेंगे कि ये आपका रिलेशन सममिति है या नहीं है। ठीक है बात? तो यहां पर हमने देखा कि भाई 1,1 और 1,1 का उल्टा यहां है, 1,2 और इसका उल्टा 2,1 भी है, यहां 2,1 है तो इसका उल्टा 1,2 भी यहां है। इसका मतलब ये रिलेशन आपका कैसा रिलेशन है? सममिति संबंध है। ठीक है, अब देखो एक और रिलेशन बना देते हैं। मान लो ये आपका रिलेशन नंबर 1 है, इस पर हम नंबर 2 डाल देते हैं, ये रिलेशन नंबर 2 है। चलो ये इसको भी आप चेक करके बता दो कि ये सममिति है कि नहीं, हम बना यहां पर दिखा दें। इस प्रकार से अगर लिखा है 1,1 लिखा है, 2,2 लिखा है, 2,3 लिखा है, 2,1 लिखा है और यहां पर 1,2 लिखा है। अब बच्चों बताओ कि ये रिलेशन आपका सममिति है या नहीं है?
देखो ध्यान दें भाई, उल्टे के लिए तो चेक करना ही नहीं, बराबर जो है ना, बराबर अवयव है तो उनके लिए तो चेक करना ही नहीं भाई। 1,1 है तो इसका उल्टा करोगे, 1,1 है। इसी प्रकार 2,2 है, इसका उल्टा भी 2,2 मिलेगा, जो ये भी इसी में है। यहां पर 2,3 है तो इसका उल्टा क्या 3,2 इसमें कहीं है? नहीं है, नहीं है। जबकि आगे देखो 2,1 है तो इसका उल्टा 1,2 है, या ये कहें कि 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 है। तो भाई इनके दोनों के आपस में उल्टे हैं, लेकिन यहां आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2,3 का उल्टा 3,2 नहीं है। तो यहां पर आपको लिखना है कि ये संबंध आपका समीमिति संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? आपको ये रीजन भी यहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि 2,3 जो है वो तो रिलेशन में है। 2,3 बिलोंग टू आर, आर को ये बिलोंग कर रहा है, आर में है 2,3। यहां पर लिखो लेकिन 2,3 तो है, लेकिन 3,2 रिलेशन में नहीं है, नॉट बिलोंग टू आर। 2,3 रिलेशन में है लेकिन 3,2 रिलेशन में नहीं है। इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि ये संबंध आपका क्या है? ये संबंध आपका समीमिति नहीं है। क्लियर बात हो गई? तो आपको पहचानना आ गया कि कब समीमिति होगा, कब स्वतुल्य होगा। दो संबंध आपने पहचाने, दो संबंध आपने पहचाने। कब संबंध स्वतुल्य होता है, कब संबंध समीमिति होता है, इसके लिए देखो जो गणितीय परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से देखो यहां पर हमने लिख दी है, ये आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के संबंध की, जिसको हम कहते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। चलो इसको रब करके अब हम लोग पहुंचते हैं तीसरे प्रकार के संबंध पर। तीसरा प्रकार का संबंध क्या है? यहां पर लिख लें संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को क्या बताया हमने? लिखना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है बच्चों? ध्यान से समझो। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, संक्रामक संबंध क्या है, इसके लिए क्या शर्त है, याद से समझनी है। पहले देखो यहां पर गणितीय रूप लिख देते हैं, गणितीय रूप से समझ में आएगा। देखो ध्यान दें, यदि ऐसा हो कि A, B रिलेशन में हो, मतलब A, B R को बिलोंग कर रहा हो, रिलेशन में है A, B, और साथ ही साथ ऐसा हो कि B, C भी रिलेशन में मिल जाए। A, B रिलेशन में है और B, C बिलोंग टू R, मतलब B, C भी रिलेशन में हो, तो A, C अगर रिलेशन में होता है, A, C रिलेशन में होता है, तो ये संबंध आपका क्या कहलाता है? ये संबंध आपका संक्रामक संबंध कहलाता है। जबकि A, B, C कहां से हो? जबकि यहां पर ऐसा भी आपको याद रखना है, A, B, C ये कहां से हो? समुच्चय A के ही अवयव हों। ध्यान से समझो, A, B, C कहां से आए हो? A के अवयव हों, समुच्चय A के अवयव हों। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। बच्चों इसको थोड़ा बहुत गौर से समझने की जरूरत है, पूरी डिटेल समझेंगे, कतई परेशान ना हो। यहां पर इसको समझने की बहुत जरूरत है। अक्सर बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। हालांकि आपकी जो बुक है ना, आपकी जो अपनी बुक है हिंदी मीडियम वाली, उस बुक में भी कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। इसकी जो इंग्लिश मीडियम का जो वर्जन है, इंग्लिश वाले बच्चे जो पढ़ते हैं CBSE बोर्ड वाले, उनका जो इंग्लिश मीडियम वर्जन है उसमें सही लिखा है। ये एक RD शर्मा कोई राइटर हैं, उनकी बुक में भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहां पर याद करिए, जो आपकी यहां पर जो बुक है उसमें डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखी, यही लिखी हुई है, लेकिन उसका और एक थोड़ा सा रूप गड़बड़ है, उसके आंसर भी टैली नहीं करते हैं। तो हम वहां पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझो, A, B अगर रिलेशन में है, किसी भी रिलेशन में A, B है, और यदि B, C नहीं है, तो समझो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। यदि A, B रिलेशन में आता है और B, C नहीं आता है, अगर B, C नहीं आएगा तो A, C कहां से लाओगे? मतलब ही नहीं है। एक बार फिर से समझो, ये A, B रिलेशन में अगर है और B, C भी अगर रिलेशन में है, तो क्या गायब हो जाना चाहिए? देखो ध्यान दो,
ए कोमा बी यहां है, बी कोमा सी यहां है, तो ये बी और बी को गायब कर दें तो ए कोमा सी, देखो ध्यान दें, ए कोमा बी रिलेशन में हो, बी कोमा सी भी रिलेशन में हो, तो ए कोमा सी अगर रिलेशन में है तो संक्रामक संबंध होता है। बात आई समझ में? अब एक दूसरी भाषा, ये भाषा तो लिखी हुई है गणित में, लेकिन एक दूसरी भाषा और समझो, वो जो नहीं लिखी है उसको भी समझो, कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में हो, ए कोमा बी रिलेशन में हो और बी कोमा सी रिलेशन में हो ही ना कतई, तो संबंध कैसा होता है बच्चों? याद रखिए, तो भी संबंध संक्रामक संबंध होता है। होता कब नहीं है संबंध संक्रामक? तब नहीं संक्रामक होता है जब ए कोमा बी हो और बी कोमा सी हो, ये दोनों हो, लेकिन ए कोमा सी ना हो, तब संक्रामक संबंध नहीं होता है। बाकी हमेशा संबंध संक्रामक होता है, आपको ऐसा याद रखना है। संक्रामक संबंध जितने संबंध हैं सभी संबंध संक्रामक होते हैं, केवल और केवल वो कंडीशन कौन सी, कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में हो, बी कोमा सी रिलेशन में भी हो, तो अगर ए कोमा सी ना मिले तो समझो हम ये लिख देंगे कि ये संबंध आपका संक्रामक नहीं है। ये दोनों मिलते हो, ये ना मिलता हो रिलेशन में, तो हम क्या कहेंगे? ये संबंध आपका संक्रामक नहीं है। और यदि ये अकेला मिल रहा हो, ये मिल रहा हो, ये हो ना कतई, तो ये मिल रहा है तो इसका मतलब संक्रामक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कभी संक्रामक चेक करो तो हमें अगर कुछ नहीं मिल रहा, एक ही पेयर ये मिल रहा है, ए कोमा बी मिल रहा है, तो हम इसको संक्रामक कह देंगे बिल्कुल एकदम। जबकि आपकी बुक में ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है और ना ही इसके अकॉर्डिंग आंसर दिए गए, ठीक है? तो वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको भी आपको सुधार के पढ़ना है। चलो अब यहां पर देखो एक उदाहरण ले लें, एक उदाहरण देखो, वही उदाहरण ले लेते, वही घिसा पुटा पुराना सा उदाहरण। जैसे मान लेते हैं कि कोई ए समुच्चय है और उसके अवयव हैं 1, 2, 3, वही पुराना ए, ठीक है, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, और इससे अगर हम रिलेशन देखो आर बराबर यहां पर इस प्रकार से यहां बना दें कि कोई मान लेते हैं यहां पर 2, 3 लिखेंगे तो 1 लिख दें पहले। एक कोई रिलेशन पहला है जिसको हमने R1 लिख लिया, और वो R1 इस प्रकार से है कि 1, 1 इसमें है, 1, 1 इसमें है, यहां पर 2, 3 इसमें है, 2, 3 इसमें है, और यहां से देखो 3, 1 भी इसमें है, 3, 1 भी इसमें है। तो बस चलो इतना ही रखते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये संबंध आपका संक्रामक है। देखो ध्यान से समझो, तो संक्रामक के लिए चेक करना चालू कर देते हैं। क्या होता है संक्रामक, देखो ध्यान से समझो। हम जो बराबर बराबर के होते ना, जो बराबर बराबर ऑर्डर पेयर ये लिखे हैं, 1, 1 लिखा है, 2, 2 लिखा है, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर कर दें, ठीक है? हम कहां से जो बराबर पेयर नहीं है उनकी बात करेंगे। अगर देखो यहां से बात करें 2, 3 देखो यहां पर है, 2, 3 है, तो अगर ये 2, 3 है और 3 से चालू होने वाला देखो ये है, देखो हमने क्या बताया, ए कोमा बी हो तो आगे बी कोमा सी भी हमें मिलना चाहिए। तो अगर ए कोमा बी मिल जाए, बी कोमा सी मिल जाए, तब हमें ए कोमा सी की आवश्यकता है। तब अब अगर हमें ए कोमा सी मिलता है तो हम कह देते हैं संक्रामक संबंध है। तो यहां पर देख सकते हो ए कोमा बी है, अब यहां से देखो बी ये है तो ये भी तो बी हुआ ना, ए कोमा बी है तो यहां बी कोमा सी है, तो अब इसको कैंसिल कर दो, तो अब 2,1 इसमें होना चाहिए। क्या इसमें 2,1 है? नहीं है, नहीं है। ध्यान से समझो, यहां से फिर से आप ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो इसका मतलब ए कोमा सी होना चाहिए, मतलब 2,1 होना चाहिए, इसमें 2,1 नहीं है। इसका मतलब ये संबंध बच्चों निश्चित रूप से संक्रामक नहीं है। बताओ बात समझ में आई? ये तो संबंध आपका संक्रामक नहीं है। अब अगली बात, अब इसी में देखो यहीं पर एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं कि ये दूसरा संबंध कोई R2 है, इसमें देखो 1,1 तो है, 1,1 तो है, इसमें भी लिख दिया। और फिर इसके बाद यहां पर हम लिख देते हैं 2,3 लिख देते हैं, 2,3 भी वही एलिमेंट लिख दें, 3,1 वही एलिमेंट लिख दें, 3,1 वही एलिमेंट लिख दिया। अब इसके बाद में यहां पर 2,1 भी हमने देखो यहां पर लिख दिया,
और यहां पर हम 2,2 भी लिख लेते हैं। अब बताओ कि ये संबंध बच्चों कैसा है, ये संबंध कैसा है, ये संक्रामक है या नहीं, ये संक्रामक है या नहीं। तो इसको भी आप ध्यान से समझो कि ये संक्रामक है या नहीं। ध्यान से समझो कि अगर ये संबंध संक्रामक है तो हमें देखो कैसे चेक करना होता। चेक करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। एक शॉर्टकट भी आपको बता दें कि आपको क्या करना है कि जो संबंध दिया गया है उसमें जो समान ऑर्डर पेयर वाले युग्म हैं, है ना, जैसे 1 1 है, यहां देखो 2 2 है, इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो आप, ठीक, क्योंकि ये तो ट्रांजिटिव में आते ही आते हैं, तो इनको थोड़ी देर के लिए हटा लो। अब हम एक एक करके बारी बारी से चेक करेंगे। देखो यहां पर 2,3 है, मतलब A, B है, समझो। अब यहां से देखो B का मतलब 3 है, तो यहां भी देखो 3 है, इसका मतलब B, C भी इसमें है, A, B है, B, C है, तो होना क्या चाहिए, देखो A, C भी होना चाहिए, मतलब 2,1 होना चाहिए। देखो 2,1 भी है, मतलब A, C भी इसमें है। तो इसका मतलब बच्चों ये रिलेशन तो संक्रामक हो गया। ये रिलेशन कैसा हो गया, ये संक्रामक हो गया। यहां से A, B है, B, C है, C, A है, इसका मतलब देखो ये तो आपका 2,3 तो पास हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो ध्यान दें। अब आगे बढ़ के आगे वाले को चेक करो भाई। 3,1 देखो ये लिखा है 3,1। हमने जैसा कि बताया कि आपको ये चेक नहीं करना है, ये चेक नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए इनको तो छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। हमें इसको हमने देखो चेक किया 2,3, तो यहां पर 3,1 आया, तो यहां से इन बीच बीच वाले को खत्म कर दो, तो 2,1 होना चाहिए, यहां पर है, तो इसका मतलब ये पास हो गया, यहां संक्रामक हो गया। आगे में आ जाओ, 3,1 लिखा है, 3,1, तो अब बताओ, देखो 3,1 लिखा है, मतलब A, B लिखा है। अब यहां से B मतलब एक से प्रारंभ होने वाला अगला है ही नहीं, मतलब A, B ही अकेला है। तो हमने आपको बताया कि अगर A, B रिलेशन में होता है, आगे B, C रिलेशन में ना हो, तो अभी हम इसको क्या कहते हैं, संक्रामक है। तो अब इसको संक्रामक है कहते हैं, ठीक है। आगे इसको चेक करो, 2,1 इसमें है, 2,1 इसमें है, तो अब मतलब A, B इसमें है। अब B, C किससे होना चाहिए, 1, कुछ होना चाहिए, तो 1, कुछ है ही नहीं। इनको देखो नहीं आपको याद करना, इनको तो दिमाग से निकाल दो। तो A, B है और B, C यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका रिलेशन संक्रामक में आ रहा है, ठीक है, ये भी संक्रामक में आ रहा है। तो कुल मिला के ये संबंध आपका कैसा है बच्चों, संक्रामक है। यहां से हमने बताया कि 1,1 और 2,3, 2,2 या जो समान वाले हैं उनको आपको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, ठीक है। अब जो समान नहीं है उनमें केवल चेक कर लो, और वो कैसे चेक करना है, एक एक करके सारे चेक करने हैं। पहले इसको हमने चेक किया, A, B है, B, C है, तो 2,1 होना चाहिए, यहां है, इसका मतलब ये वाला संक्रामक के लिए पास हो गया। अब इसको भी पास करो, तो A, B है, केवल 3 को ही चेक करना है, इनको दोनों को नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहां चेक करो, A, B है, तो अब B, C होना चाहिए, तो B तो ये है ना, एक कुछ आगे होना चाहिए, नहीं है, A, B अकेला है, तो इसका मतलब A, B अकेला भी संक्रामक के लिए पास हो गया। इसी प्रकार A, B है, तो अब B, C इसमें है ही नहीं, तो ये भी संक्रामक के लिए पास हो गया। मतलब बात ये हो गई कि जो R2 रिलेशन हमने यहां बनाया है वो आपका संक्रामक संबंध है। क्लियर बात हो गई, क्लियर बात हो गई। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं, सारे संबंधों को आप बड़े आराम से एक एक करके चेक कर सकते हो, कब आपका संबंध स्वतुल्य होता है, कब संबंध सममिति होता है, और कब संबंध आपका संक्रामक होता है। बस यहां पर ये 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा होनी है, यही 3 प्रकार के संबंध आपसे पूछे जाएंगे। एक चौथी प्रकार के संबंध की और बात है, वो इन्हीं तीनों से संबंधित है। एक चौथे प्रकार का संबंध है जिसको हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। तुल्यता संबंध बच्चों क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध का मतलब सीधा है कि यदि ऐसा हो, यदि संबंध आपका कोई हो वो तीनों टाइप का हो, मतलब स्वतुल्य भी हो,
मतलब जिसमें क्या हो, जिसमें इस टाइप के a कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, इस टाइप का हो, ये तो आपका क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। दूसरे टाइप में क्या होता है, सममिति के लिए क्या होता है कि यदि ऐसा हो कि a कॉमा बी हो आर में, तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, यहां पर इसको कहते हैं सममिति और इसको कहते हैं स्वतुल्य। और तीसरे टाइप का क्या है, जिसको कहते हैं संक्रामक, वो इस प्रकार से है कि रिलेशन में यदि a कॉमा बी है और b कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो a कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तो संबंध आपका संक्रामक होता है। तो यदि ये तीनों संबंध जहां पर मिलते हैं, जिस संबंध में ये तीनों संबंध होते हैं, ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर आपसे कहीं पर प्रश्न आएगा और वो ये कहेगा कि सिद्ध करिए कि ये संबंध तुल्यता संबंध है, तो आपको फिर तीनों संबंधों को चेक करके देखना पड़ेगा। यदि ये तीनों संबंध जहां पर लागू होते हैं, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। ये कोई नया नहीं है, बस तीनों संबंधों को एक साथ चेक करना है कि वो स्वतुल्य भी हो, वो संबंध सममिति भी हो और वो संबंध संक्रामक भी हो, तब हम कहते हैं कि ये संबंध आपका तुल्यता संबंध है। मेरे ख्याल से एकदम सारी बात फिनिश हो गई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखो कुछ और यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल बता दें, देखो ध्यान दें, इसको रब कर लेते हैं। देखो इसकी सब परिभाषाएं आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए बच्चों, ये कंठस्थ याद होनी चाहिए। अगर इनकी आपको परिभाषाएं, ये डेफिनेशन याद हैं, तो बड़े आराम से आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को कर सकोगे, ठीक है, बड़े आराम से कर सकोगे। चलो थोड़े से और कुछ एग्जाम्पल, हम आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल लेते, कुछ आपके बुक के हैं, इनको नोट करें और देखते हैं बुक के कुछ एग्जाम्पल ले। चलो यहाँ पर देखो हम रब करके और एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल देखो पहले सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको ये सारी बातें एक बार फिर से दोबारा से क्लियर हो जाएं। देखो ध्यान दें, एक आपके बुक में यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। देखो चौथा उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण इसमें लिखा है, सिद्ध करिए कि समुच्चय 1,2,3 में, जैसा कि अभी हम देखो ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 4, और यही उदाहरण हम आपको बार बार बता रहे थे। हर एक के लिए हमने वही उदाहरण दिया है जिसके अवयव हैं 1,2,3, है ना। एक कोई समुच्चय हमें दिया गया है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, उसको हमने ए मान लिया, ये हमें दिया गया है। आगे इसमें एक रिलेशन दिया गया है, देखो ध्यान दें, इसमें जो रिलेशन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि इसमें 1,1 है, इसमें 2,2 है, इसमें 3,3 भी है, और इसमें 1,2 है, और इसमें आपका 2,3 है। अब आपको यहाँ हमें चेक करके ये बताना है, आपका हालांकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न सममिति है न संक्रामक है, केवल स्वतुल्य है। ये देखो चेक करने वाली बात है कि भाई स्वतुल्य है तो क्यों है, सममिति है नहीं तो क्यों नहीं है, संक्रामक है नहीं तो क्यों नहीं है, ये सारे बातें यहाँ पर देखो क्लियर करें। ध्यान दें कि इसका हल देखो कैसे करोगे, ध्यान दें, पहले तो हम स्वतुल्य लिख लें। यहाँ स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं, स्वतुल्य के चेक करने के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए ये होता है कि जो एक के अवयव हैं वो स्वयं, सभी अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 1 है ए में, तो 1 से 1 का संबंध होना चाहिए, 2 है 2 से 2 का संबंध होना चाहिए, 3 भी समुच्चय एक का ही अवयव है तो 3 से संबंधित होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संबंध आपका क्या होता है, स्वतुल्य होता है। तो यहां आप देख सकते हो, चूंकि 1,1 आर में है, बिल्कुल सही बात है, 2,2 ये भी आपका देखो आर में है, तो यहां पर लिखना है 1,1 बिलोंग टू आर, 2,2 बिलोंग टू आर एंड 3,3 बिलोंग टू आर। मतलब 1 से संबंधित है, 2 भी 2 से ही संबंधित है, 3 से संबंधित है। मतलब स्वयं से संबंधित सभी अवयव हैं। 1 से 1 का संबंध है, 2 से 2 का है, 3 से 3 का है,
तो इसका मतलब ये संबंध आपका बच्चों कैसा हो गया, स्वतुल्य है। अतः यह संबंध स्वतुल्य तो है भाई, है स्वतुल्य है। ठीक, ये तो स्वतुल्य वाली बात हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, दूसरे कैसे चेक करते हैं, समीमिति को कैसे चेक करते हैं, समीमिति बता दो है या नहीं, समीमिति संबंध कैसे चेक करते हैं। समीमिति के लिए चेक करने के लिए क्या होता है, हम ऐसा देखते हैं कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के जो अवयव लिखे हैं, ऑर्डर पेयर लिखे हैं, वो एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं या नहीं। मतलब 1,1 है तो 1,1 का उल्टा तो 1,1 होता है। 2,2 है, 2,2 का उल्टा 2,2 होता है जो इसमें है। 3,3 है, 3,3 का उल्टा 3,3 इसमें है, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखो 1,2 है लेकिन 2,1 देखो इसमें नहीं है। कहीं यहां से यहां तक देख लो, है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो केवल एक ही रीजन आपको देना है, बस आगे का कोई रीजन फिर नहीं देना है। हालांकि यहां पर 1,2 और 2,1 यहां नहीं है, इसी प्रकार 2,3 है इसमें, लेकिन 3,2 भी इसमें नहीं है। लेकिन ये रीजन देने के लिए हमें कोई फुर्सत वाली बात नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, क्यों दें, हमारा काम एक ही से चल रहा है। 1,2 इसमें है लेकिन 2,1 इसमें नहीं है, बस इतना आपको यहां लिखना है। चूंकि 1,2 रिलेशन में है लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग टू आर में नहीं है। 1,2 तो है लेकिन 2,1 इसमें नहीं है, अतः आर सममिति नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक समझ में आई, इतनी समझ में आई। इसके बाद देखो संक्रामक कैसे चेक करेंगे, संक्रामक यहां चेक कर लो। संक्रामक के लिए क्या होता है याद करो क्या होता है संक्रामक के लिए, क्या करते हैं, A, B अगर रिलेशन में है और B, C भी रिलेशन में है तो A, C यदि रिलेशन में है तो संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। या एक और दूसरी बात हमने बताई कि अगर A, B मिल जाए, B, C ना मिले, संक्रामक है, वो भी बात आपकी ठीक है। कब नहीं है, कब नहीं होता, तब नहीं होता है कि A, B रिलेशन में हो, B, C भी रिलेशन में हो, लेकिन A, C रिलेशन में ना हो तो संक्रामक नहीं है। क्लियर बात है। तो आप यहां देख लो भाई, यहां देख लो। आप यहां हमने जैसा कि बताया कि शॉर्टकट आपको एक जुगाड़ बताई है कि जो समान वाले हों उन पर थोड़ी देर के लिए दिमाग ना लगाएं, इनको आप खत्म कर लें। 1,1 नहीं रखेंगे, कुछ भी दिमाग में नहीं रखेंगे। 2,2 3,3 नहीं, ठीक, क्योंकि इनका तो रिलेशन हो जाता है, संक्रामक यहां होना ही होना है। अब हमें यहां की बात करो, देखो यहां आप देख सकते हो कि 1,2 है ना, मतलब A इसको माने तो इसको भी A, B इसमें है। अब अगर B का मान 2 है तो देखो B ये भी है ना, ये भी तो 2 है, तो B, C भी इसमें है। मतलब 1,2 है, 2,3 है, या ये कहें कि A, B है, B, C है, तो हमें 1,3 चाहिए, मतलब A, C चाहिए। यदि A, C मिलता है तो आपका संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। तो बच्चों यहां पर 1,3 देखो कहीं नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि इनको तो आपको देखना ही नहीं है, इनको नहीं देखना। यहां पर केवल देखो ये 2 ही तो अवयव बचे हैं, इन्हीं को देखो आप केवल। तो A, B है, B, C है, लेकिन 1,3 यहां है नहीं। ठीक है, ये आपको यहां रीजन लिखना है। क्या लिखना है, चूंकि 1,2 R में है, 1,2 बिलोंग टू R, 2,3 बिलोंग टू R लिखना है, 2,3 भी R में है, लेकिन 1, यहां क्या लिखना है, बट, परंतु लिख दें, परंतु 1,3 नॉट बिलोंग टू R, 1,3 R में नहीं है, 1,3 R में नहीं है। ये बच्चों सब समझाने वाली बात है, आपको यहां पर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 1,2 R में है, 2,3 R में है, लेकिन 1,3 R में नहीं है। इसका मतलब ये संबंध आपका क्या है, संक्रामक नहीं है। क्या लिखना है, अतः यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है।
तो बच्चों यहाँ पर हमसे जो बातें प्रूव करवाई गई थी समझो प्रूव हो गई। इसमें हमसे ये कहता था कि a बराबर 1 2 3 में रिलेशन इस प्रकार से है कि ये स्वतुल्य तो है लेकिन ना सममिति है ना ही संक्रामक है। बिल्कुल एकदम यथार्थ सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? कोई किसी को डाउट? क्लियर बात है। तो बच्चों इस तरीके से ये सारे प्रश्न यहाँ पर हमें दिए जाएंगे, बड़े आराम से हम लोग इन प्रश्नों को कर सकेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लें, एक और एग्जाम्पल लें। देखो ध्यान दें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। इसी का आपकी बुक का एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। इसको पहले नोट कर लें जल्दी से, इसमें थोड़ी इंक डाल लें। चलो उदाहरण नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखो इसको रब कर लें, इसको रब कर लें। अब देखो ध्यान से उदाहरण नंबर दूसरा देखो। उदाहरण नंबर दूसरा यहां पर दिया गया है, यदि मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। किसी समतल में त्रिभुजों का एक समुच्चय है, उसको हम T से डिनोट कर लेते हैं। जैसे A बराबर लिखते थे वैसे A के जगह पर प्रश्न में कहा है T एक कोई समुच्चय है, और वो T समुच्चय कैसा है? समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय। उसमें हर प्रकार का त्रिभुज है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोणीय त्रिभुज हो, किसी भी टाइप के त्रिभुज हैं, वो समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, उसको हम T से लिखेंगे। ठीक है, आगे समुच्चय T में R बराबर ऐसे लिखा हुआ है T, जहां T, के सर्वांग सम है। T1 और T2 के सर्वांग सम, T1 T2 आपस में ऐसे सर्वांग सम है, ऐसे कह रहा है सवाल, है ना। एक संबंध है, सिद्ध करिए कि R तुल्यता संबंध है। बच्चों यहाँ पर देखो क्या कहा है, इसमें सारी बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। तुल्यता संबंध अगर प्रूव करवा रहा है, इसका मतलब ये संबंध आपका स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, एक जो यहाँ पर देखो ये उदाहरण नंबर है आपका दूसरा, एग्जाम्पल नंबर कितना है? दूसरा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि T आपका यहाँ पर एक कोई समुच्चय है। T समुच्चय किस प्रकार से लिखा हुआ है? समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। यहाँ क्या लिख दें? समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ये आपका प्रश्न में दिया गया है कि जो समुच्चय दिया गया समुच्चय है उसमें क्या है? उसमें समुच्चय में क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ एलिमेंट्स क्या हो गए? त्रिभुज हो गए। बहुत ढेर सारे त्रिभुज हैं, अलग अलग टाइप के हैं, चाहे वो समकोणीय त्रिभुज हो सकता है, या विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, या समबाहु त्रिभुज हो सकता है, या समद्विबाहु हो सकता है, समकोणीय, किसी भी टाइप के जो त्रिभुज हैं, हर प्रकार के त्रिभुज आपके यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे प्रश्न ये कहता है, और ये त्रिभुज जो हैं वो T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे कह के हम मान सकते हैं। यहाँ पर जो त्रिभुज हैं उनके नाम दे दिए, मान लो T1, T2, T3, T4, बहुत ढेर सारे त्रिभुज हैं। आगे लिखा है इसमें संबंध कैसे है? इसमें संबंध क्या है? में संबंध देखो क्या है, संबंध R बराबर यहाँ पर दिया गया है। R इस प्रकार से दिया गया है, देखो ध्यान दें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है? सेट बिल्डर मतलब निर्माण रूप में लिखा हुआ है कि T1, T2 टाइप का आपका यहाँ पर देखो कृमित युग्म बना है, और ये इस प्रकार से है, इसको सच दैट पढ़ते हैं। ये दो बराबर में जो निशान लगे हैं, जो पॉइंट लिखे हैं, उसको क्या कहते हैं? सच दैट। मतलब इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? T1, T2 किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से है कि T1, T2 के सर्वांग सम है, T1, T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, ये आपका एक संबंध इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको ये दिखाना है कि जो R संबंध है वो संबंध आपका कैसा है? ये संबंध आपका तुल्यता संबंध हमें चेक करना है। तुल्यता संबंध है, इसका मतलब स्वतुल्य भी है, सममिति भी है और संक्रामक भी है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर देखो स्वतुल्य चेक करेंगे।
स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, स्वयं से स्वयं की तुलना होनी चाहिए, स्वयं से स्वयं की तुलना होनी चाहिए। याद करो जो डेफिनेशन बताई थी स्वतुल्य की वो इस प्रकार से थी कि अगर a, a रिलेशन में है, a, a रिलेशन में है, जबकि फॉर ऑल a बिलोंग टू a ऐसा हमने लिखा था, मतलब a समुच्चय के सभी अवयव आपस में स्वयं से संबंधित हो। a, a का मतलब है a, a का मतलब है a से a का रिलेशन है, ठीक है। तो यहां पर भी देखो ध्यान दें, यहां पर अगर ऐसा हो जाए कि T1, T1 रिलेशन में हो जाए, T1, T1 अगर ये R को बिलोंग करे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध आपका स्वतुल्य हो गया। अब बात समझो कि अगर कोई भी एक त्रिभुज है वो स्वयं के सर्वांग होगा, बिल्कुल पक्की बात है। स्वयं के सर्वांग तो सर्वांग का मतलब समझते हैं, सर्व अंग सम, बिल्कुल एकदम सब कुछ एक। जैसे त्रिभुज सर्वांग कब होते कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दो तो वो पूरा ढक जाए तो सर्वांग त्रिभुज हो जाएंगे। अब भाई एक त्रिभुज जो है उसी की इमेज अगर दूसरे पर रख दी जाए तो बिल्कुल वही ढक जाएगा ना, वही त्रिभुज है और वही त्रिभुज उठा के उसी पर रखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्वयं त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होगा, बिल्कुल पक्की बात है। इसका मतलब T1, R में होगा, ये बिल्कुल एकदम डेफिनेट बात है। क्या होगा इसमें देखो ध्यान दें, स्वयं कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है, ऐसा आप लिख सकते हो। क्या कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होगा, कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होगा, बिल्कुल एकदम सत्य बात है। इसका मतलब है कि T1, T1 R में होगा, ये एकदम डेफिनेट बात हो गई। कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होगा मतलब T1, T1 R में होगा, मतलब ये हुई बात सीधी सीधी। तो T1, T1 R में है, अतः हम ऐसा कहेंगे बिल्कुल कि ये तो स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। T1, T1 R में है मतलब T1 के सर्वांग सम है, स्वयं त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है तो इसका मतलब ये तो स्वतुल्य हो गई, पक्की बात है। T1, T1 R में है, इसका मतलब स्वतुल्य है। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या है, सममिति। सममिति की बात समझो, सममिति है कि नहीं, सममिति है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान से कर सकते हैं। यहां पर लिखा है T1, T2 के सर्वांग सम है। अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो क्या T2 T1 के सर्वांग सम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे एक T1 है एक ये T2 है, ठीक है। अगर ये इसके सर्वांग सम है तो ये इसके सर्वांग सम होगा, बिल्कुल सही बात है। कोई एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम है तो दूसरा भी पहले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, बिल्कुल डेफिनेट बात है। तो मतलब ये लिखना है, यहां पर ऐसे लिखना है, यदि T1 मतलब एक कोई त्रिभुज है जिसका नाम है T1, यदि T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। इतनी बात ठीक है। तो इसको अगर गणितीय रूप में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, मतलब लिखोगे कि T1, T2 R में है तो T2, T1 भी R में होगा। T1, T2 R को बिलोंग कर रहा है तो T2, T1 भी R को बिलोंग करेगा। मतलब T1 से T2 सर्वांग, T1 और T2 क्या है, सर्वांग सम है, तो T2 T1 भी सर्वांग सम होंगे, यही तो बात कह रहा है। तो इसका मतलब ये संबंध बच्चों क्या हो गया, सममिति। जबकि T1 T2 है क्या, T1 T2 क्या है, T1 T2 कोई T के ही अवयव हैं। T1 T2 क्या है, ये देखो T1 T2 इसी में तो भरे हैं, त्रिभुज है ना T1 T2 T3 जो कि T समुच्चय के अवयव हैं। आपको यहाँ ऐसा भी लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर लिख दे तो बहुत अच्छी है, फिर एकदम चार चांद लगने वाली ये बात है कि T1 और T2 T समुच्चय के ही अवयव हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, सममिति है, सममिति संबंध है। बोलो इतनी बात बच्चों कैसी लगी,
बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा, कोई डाउट कोई समस्या हो तो हमें बताओ। क्लियर बात है। अब तीसरी बात समझो, स्वतुल्य हो गया, सममिति हो गया। अब संक्रामक चेक करेंगे, देखो ध्यान दें संक्रामक है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं कि भाई ए कोमा बी हो, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ए कोमा बी हो और बी कोमा सी भी हो तो ए कोमा सी आर में होना चाहिए। यही तो डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ध्यान से समझो। इसका मतलब होना चाहिए कि T1 कोमा T2 आर में है, मतलब T1 T2 से T1 T2 के सर्वांगसम है ऐसा मानो, और T2 T3 के सर्वांगसम है। ध्यान से समझो, T2 T3 बिलोंग टू आर लिख दें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है T1 T2 आर में है, इसका मतलब T1 T2 आर में है, इसका मतलब T1 T2 के सर्वांगसम है। T2 T3 के सर्वांगसम है, T2 T3 बिलोंग टू आर, इसका क्या मतलब है T2 T3 के सर्वांगसम है। इसका मतलब है, अब ये डेफिनेट बात हो गई कि भाई T1 जो होगा वो T3 के सर्वांगसम होगा। बिल्कुल एकदम पक्की बात है। आप यहां एक लाइन लिख सकते हो, यदि T1 व T2 सर्वांगसम है और T2 व T3 सर्वांगसम है तो T1 व T3 भी सर्वांगसम होंगे, सम होंगे। तो इसका मतलब अब सीधी बात हो गई कि ये त्रिभुज आपका, ये तीनों त्रिभुज समझो सर्वांगसम हो गए। जैसे T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है, तो अब T1 T3 के सर्वांगसम होगा, अर्थात तीनों सर्वांगसम हो गए। ठीक है, T1 T3 भी सर्वांगसम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अतः आपको यहां लिखना है, अतः R जो है वो क्या है, R क्या है, ये R जो है वो क्या है, संक्रामक है। अतः R संक्रामक है। अब बताओ बच्चों, यहां पर तीनों रिलेशन सममिति भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया। इसका मतलब R जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिट। इसका मतलब R जो रिलेशन है वो कैसा है, तुल्यता संबंध है ना। तीनों रिलेशन हो गए इसमें। तो अब आपको यहां क्या लिखना है, चूंकि यहां पर क्या लिखना है, चूंकि यहां संबंध R स्वतुल्य कोमा सममिति तथा संक्रामक है। ध्यान से देखो, सही लिखना है बच्चों, सही संक्रामक है। अतः यह तुल्यता संबंध है, अतः R तुल्यता संबंध है, ऐसा बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका देखो फाइनल आंसर होगा। क्योंकि संबंध R स्वतुल्य भी है, सममिति भी है तथा संक्रामक भी है, अतः R तुल्यता संबंध है, ऐसा आपको लिखना है। बताओ समझ में आई, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। बिल्कुल आराम से आपको एक एक संबंध चेक करना है कि पहले देखना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं, फिर देखना है सममिति है या नहीं, फिर देखना है संक्रामक है या नहीं। यदि तीनों हैं तो आपको लिखना है तुल्यता संबंध है, फाइनल। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से इसको भी नोट करें। मेरे ख्याल से बकाया बचे हुए सारे एग्जाम्पल आप खुद देख लो और कर लो, बड़े आराम से कर सकते हो। बाय द वे अगर नहीं होता है, आपसे कोई समस्या लगती है तो कमेंट करके जरूर पूछ लो। ठीक है, और अब हम आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के सारे प्रश्न 1.1 एक्सरसाइज के सारे प्रश्न लेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया से मजे से पूरे प्रश्न आपको अगली वाली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसको आप अच्छे से नोट करें बच्चों। एक बात और नोटिस करें, बाय द वे कोई भी अगर आपको समस्या कहीं भी लगती हो, कहीं यहां से नहीं कहीं भी, तो घबराहट नहीं करनी है, आपको घबराना नहीं है। उसको एक बार पॉज करके दोबारा वीडियो फिर देख लो। फिर भी समझ में नहीं आ रही तो हमने बताया कि भाई तिवारा देख लो, और उसमें भी समझ नहीं आ रही तो हम तो बने यार, हमें कमेंट करके पूछ तो सकते हो। कमेंट करके जरूर पूछ लो, हम आपके साथ हैं हर समस्या का समाधान करने के लिए, बिल्कुल एकदम तत्पर हमेशा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, है ना।
अगली जो आपकी वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर लें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, भाई दबे अब तक आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ज्यादा लोग मिलके पढ़ें, धूम धड़ाका मचाएं। ठीक है, और ऐसी उम्मीद के साथ कि भैया 100 में 100 नंबर आपके आए, इस उम्मीद के साथ आपको धूम धड़ाका अभी से मचाना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।